यूपीएससी द्वारा पिछले साल पूछे गए क्वेश्चन पर आधारित आज मैं आपके पास लेकर आया हूं 25 हिस्ट्री के एडवांस क्वेश्चन। तो आप इसे देखें और आप कितने सॉल्व कर पाते हैं इसे कमेंट करके मुझे बताएं, और इसकी पीडीएफ भी मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सबसे पहले महाराजा धीराज की उपाधि धारण की? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त वंश को एक महाशक्ति में बदलते हुए महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, जिससे उसकी श्रेष्ठता स्थापित होती है। ताम्रपत्रों से संबंधित ऐतिहासिक जानकारी मुख्यतः किस वंश के शासनकाल से प्राप्त होती है? यह राष्ट्रकूट के शासनकाल से प्राप्त होती है। राष्ट्रकूट के समय अनेक ताम्रपत्र, कॉपर प्लेट मिलते हैं जो कि प्रशासनिक आदेश, दान और भू संपत्ति संबंधी जानकारी देते हैं। निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने सबसे पहले सिक्का और खुतबा को अपने नाम से जारी किया? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत की संप्रभुता स्थापित करने हेतु सिक्के पर अपना नाम डलवाया और जुमे की नमाज में खुतबा पढ़वाया। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का मुख्य कारण क्या था? मुस्लिम आक्रमण। बख्तियार खिलजी के नेतृत्व में मुसलमान सेनाओं ने 12वीं शताब्दी में नालंदा को जला दिया, जिससे यह महान शिक्षा केंद्र नष्ट हो गया। अशोक का कौन सा अभिलेख धम्म महापात्रों की नियुक्ति से संबंधित है? सातगांवा स्तंभ। सातगांवा स्तंभ अभिलेखों में धम्म महापात्रों की नियुक्ति का विवरण मिलता है, जो समाज में नैतिक मूल्यों के प्रचार हेतु नियुक्त थे। दिल्ली के लौह स्तंभ की धातु प्रौद्योगिकी किस प्राचीन शासन से जुड़ी हुई मानी जाती है? चंद्रगुप्त द्वितीय के लौह स्तंभ की धातु संरचना अत्यंत परिष्कृत है और इसका निर्माण चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में माना जाता है। तुर्क आक्रमणों से पहले बिहार की मुख्य बौद्ध शिक्षा संस्था कौन सी थी? विक्रमशिला, नालंदा, उदंतीपुर, उपरोक्त सभी। ये सारे के सारे जो थे वो बिहार की प्रमुख बौद्ध शिक्षा संस्थाएं थी, जिन्हें तुर्क आक्रमणों में नष्ट कर दिया गया। अलबरूनी किस शासक के काल में भारत आया था? वह महमूद गजनी के शासन में आया था। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल चक्रवर्ती सम्राट अशोक के जीवन से संबंधित नहीं है? देवगिरी। देवगिरी अशोक से संबंधित नहीं है, यह यादवों की राजधानी थी। बाकी स्थल अशोक की यात्रा और प्रशासन से जुड़े हुए हैं, जैसे कलिंग, सारनाथ और वैशाली। महाजनपदों की संख्या कितनी थी? 16। इसके बारे में अंगुत्तर निकाय में मिलता है। त्रिपिटक ग्रंथों का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से है। त्रिपिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की थी? धर्मपाल ने की थी। पाल वंश के राजा धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो कि बौद्ध अध्ययन के लिए विख्यात था। अहिंसा परमो धर्म किस धर्म का मूल सिद्धांत है? जैन धर्म का मूल सिद्धांत है। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी राजा से संधि की थी? सेल्यूकस ने। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच संधि हुई थी, जिससे कि सेल्यूकस ने अफगानिस्तान के कुछ भाग मौर्य को दिए थे। किस ग्रंथ में नंद वंश का वर्णन सबसे पहले हुआ है? मुद्रा राक्षस में। विष्णुगुप्त से संबंधित नाटक मुद्रा राक्षस में नंद वंश के पतन और मौर्य वंश की स्थापना का वर्णन है। बिहार में जैन धर्म के प्रसार के प्रमुख केंद्र कौन से थे? राजगीर, पावापुरी, वैशाली। ये सारे के सारे जो थे वो जैन धर्म से संबंधित थे। नालंदा विश्वविद्यालय के महान कुलपति कौन थे? शीलभद्र। वैनसांग के अनुसार शीलभद्र नालंदा के महान विद्वान और कुलपति थे जब वह भारत आए थे। किस पाल शासक को कविराज की उपाधि दी गई थी? महिपाल को कविराज की उपाधि दी गई थी। हर्षचरित किसके द्वारा लिखा गया था? वानभट्ट के द्वारा लिखा गया था। वानभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। उन्होंने हर्षचरित नामक जीवनी की रचना की थी। बिंदुसार का दूत कौन था, जिसे मिस्र के राजा ने स्वीकार किया था? डिमेकस। डिमेकस बिंदुसार के समय मिस्र में मौर्य दूत था। इससे पता चलता है कि भारत के विदेशों से भी संबंध थे। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। इलाहाबाद की प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को विजयों का इतना व्यापक वर्णन है कि अंग्रेज इतिहासकारों ने उसे भारत का नेपोलियन कहा है। बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। सारनाथ में बुद्ध ने 5 शिष्यों को धर्मचक्र प्रवर्तन का पहला उपदेश दिया था। कलिका पुराण का संबंध किस क्षेत्र से है? असम से। कालिका पुराण असम में शक्ति पूजा से संबंधित एक प्रमुख ग्रंथ है, जो कामाख्या देवी को समर्पित है। किस शासक ने चोल साम्राज्य पर हमला किया था? राजेंद्र प्रथम ने। राजेंद्र प्रथम ने अपने साम्राज्य का विस्तार उत्तर की ओर किया और गंगा तक विजय पताका फहराई। बक्सर की लड़ाई के बाद कौन सा समझौता हुआ था? इलाहाबाद संधि। 1764 की बक्सर की लड़ाई के बाद रॉबर्ट क्लाइव
और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच इलाहाबाद की संधि हुई, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी मिली थी। तो ये थे 25 क्वेश्चन। यदि आपको ये अच्छे लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और लाइक और कमेंट्स कीजिए। मैं इसी तरह की वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूंगा। धन्यवाद।